आज का इन्वेस्टर्स बहुत अच्छे से समझ लेते हैं कि उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उसका असेट एलोकेशन पर निर्भर होते हैं। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कितना दिन के बाद हमारा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना चाहिए और कि किसी कारण के लिए हमारा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को हम रीबैलेंस करना चाहिए और कि किसी परिस्थितियों में हमारा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को हम रीबैलेंस करने की ज़रूरत पड़ती है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू होलिस्टिक इन्वेस्टमेंट डॉट इन यूट्यूब चैनल। असेट एलोकेशन इन चारों चीज़ों पर निर्भर होते हैं। पहले होते हैं कि रिस्क टेकिंग एबिलिटी, दूसरा होते हैं कि वो कितना विलिंगनेस होते हैं रिस्क लेने के लिए, और तीसरा होते हैं कि एज, और चौथा होते हैं कि इन्वेस्टमेंट पीरियड। असेट एलोकेशन होते हैं कि तुम्हारा इन्वेस्टमेंट को अलग अलग असेट्स में इन्वेस्ट करना। असेट्स किसी तरह भी हो सकता है, होते हैं कि इक्विटी, डेब्ट्स, गोल्ड और कि रियल एस्टेट। अब देखेंगे हम किस परिस्थितियों में हमारा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना। पहले होते हैं कि बुल मार्केट और बेयर मार्केट। अगर आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया चुका होते हैं तो एक उदाहरण देखेंगे तो 70% तुम इक्विटी फंड में इन्वेस्ट किया चुका होता है और बुल मार्केट वजह से वो 80 और 85% तक पहुंच गया होता है। इससे तुम क्या करना है तो तुम्हारा 15% नेट प्रॉफिट को अदर इन्वेस्टमेंट में डालते हुए तुम्हारा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर सकते हैं। अगर एक बेयर मार्केट आए तो जिसके वजह से तुम्हारा इक्विटी फंड का 70% वैल्यू 55% तक गिर चुका होता है, इस समय तुम अदर इन्वेस्टमेंट से मिलने वाले प्रॉफिट को या इसमें उपलब्ध करते हुए तुम्हारा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर सकता है। दूसरा होते हैं कि टाइम बाउंड। हर साल 6 महीने और हर साल हमारा इन्वेस्टमेंट किसी तरह चल रहा है उसको हम रिव्यू करना और कि एनालाइज करने की आवश्यक पड़ती है। इन्वेस्टमेंट किसी तरह भी हो सकता है कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट, गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स और कि डेब्ट फंड्स। यह एग्जाम्पल्स वजह से हमको बेटर क्लैरिटी मिलते हैं कि एसेट एलोकेशन कैसा काम करते हैं। अगर देखेंगे तो एक आदमी एक साल शुरू होने से पहले उसका एसेट एलोकेशन होते हैं कि 60% वो तो इक्विटी फंड्स में डाल दिया होता है और कि 10% गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स के लिए डाल दिया होता है और कि बाकी 30% को डेब्ट फंड्स में डाल दिया होता है। एक 6 महीने होने के बाद और कि एक साल होने के बाद उसका एसेट एलोकेशन यही तरह शो करते हैं कि 55% होते हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में और कि 15% होते हैं कि गोल्ड में और बाकी 30 होते हैं कि डेब्ट फंड्स में। इसी समय वो तो बहुत चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अनटिल एंड अनलेस नेसेसरी है तो। दूसरा एग्जाम्पल होते हैं कि वही आदमी जिसका इन्वेस्टमेंट एक साल शुरू होने से पहले 60% इक्विटी म्यूचुअल फंड में है और कि 10% गोल्ड में है और कि बाकी 30% डेब्ट फंड्स में है, और 6 महीना और एक साल होने के बाद उसका एसेट एलोकेशन होते हैं कि 75% इन इक्विटी म्यूचुअल फंड और कि 5% इन गोल्ड और कि 20% इन डेब्ट फंड्स। अगर आप देखेंगे तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में डालने से उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलने के कारण वो तो प्रॉफिट को अदर इन्वेस्टमेंट के लिए उपलब्ध कर सकता है और इसके वजह से उसका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो भी वो रीबैलेंस कर सकते हैं। अगर देखें तो इसी से ही हम कहते हैं कि हर 6 महीने और हर साल हमारा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने की मौका हो सकता है और इस पर हम बहुत ध्यान देना है। अगर आपको लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल रिटर्न मिलना है और कि इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न मिलना है तो हमारा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को हम रीबैलेंस करते ही हमको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न लॉन्ग रन में मिल पाएगी। तीसरा होता है कि इन्वेस्टर्स का रिस्क एपेटाइट बदलना। अगर आप देखेंगे तो सभी इन्वेस्टर्स शुरू करने से पहले रिस्क लेने के लिए थोड़ा सा उपेक्षा करते हैं, लेकिन शुरू करने के बाद 1 साल और 2 साल इन्वेस्ट करने से उसको भी किसी तरह इन्वेस्टमेंट करना है और उसका स्ट्रैटेजीज पर पूरा जानकारी मिलते हैं और जिसके वजह से वो भी रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं। अगर किसी इन्वेस्टर रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं तो उसी तरह उसका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना चाहिए। अगर चौथा रीज़न होता है कि अगर आप किसी इन्वेस्टर उस बच्चों शादी के लिए इन्वेस्टमेंट कर चुका होता है, वो तो लॉन्ग टर्म में सोचते हुए 10 साल की तरह वो तो इन्वेस्ट कर चुका होता है स्टॉक में। अगर देखेंगे तो 6 साल हो चुका होता है लेकिन 3 साल तो बाकी है, लेकिन उस पर थोड़ा सा टेंशन होता है कि अगर 1-3 साल में मार्केट वॉलीटिलिटी वजह से उसका रिटर्न कम हो सकता है
और इसीलिए वो 7 years का रिटर्न वो लेने से वो तो बैंक एफडी और फिक्स डिपॉजिट में डालते हुए उसका कैपिटल तो प्रोटेक्टेड हो सकते हैं मार्केट वॉलीटिलिटी से, और कि वो तो तुम्हारा गोल्स अचीव करने के लिए वो तो मदद कर सकता है। इस इन्वेस्टर के लिए इसी तरह रीबैलेंस करना एक अच्छा तरीका हो सकता है। इस वीडियो का फाइनल टेक अवे होते हैं कि अगर आप एज एन इन्वेस्टर ये सारी चीज़ों ध्यान रखकर इन्वेस्ट करते हैं तो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट का रिस्क बहुत ही कम हो सकता है और तुम्हारा इन्वेस्टमेंट तो कंसिस्टेंट रिटर्न भी दे सकते हैं लॉन्ग रन में, और एट टाइम्स ये तो बीटिंग इन्फ्लेशन रिटर्न भी दे सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि इन्वेस्टर्स के लिए सारों चीज़ों पर हम ध्यान रखना है और कि एसेट एलोकेशन करने से पहले ये हमारा गोल्स पर ध्यान रखना है और एसेट एलोकेशन यह परिस्थितियों में हम करने ही पड़ेगी जिसके वजह से ही हमको हमारा इन्वेस्टमेंट पर अच्छा रिटर्न मिलेगी। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।